वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 8 है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस के ग्रामेटिकली कुछ हिस्से होते हैं, इसे हम थोड़ा सा तफसील में यहां डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कोई इंट्रोगेशन नहीं है, कुछ पूछा नहीं गया है, कोई क्वेश्चन नहीं है और जिसमें किसी प्रकार का एक्सक्लेमेशन नहीं किया गया है, उन सेंटेंसेस में जनरली नाउन ये शुरू में आता है, यानी कि सब्जेक्ट जो आता है शुरू में उसमें नाउन रहता ही है, जैसे हमने पहले भी जाना है। तो नाउन ये बिगिनिंग में आता है और जब ये नाउन बिगिनिंग में आता है तो चूंकि ये सब्जेक्ट रहता है उस सेंटेंस का, तो ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। सब्जेक्टिव केस यानी जैसे मान लो राम ने, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। अंग्रेजी में ऐसा फर्क राम ने और राम को का नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी में हमने लिखा आय, तो आय के 2-3 अर्थ होते हैं। आय यानी मैं, आय यानी मैंने, आय यानी मुझे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर, मैं यहां हूं। आई एट मैंगो, मैंने आम खाया। आई वॉन्ट मनी यानी मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने, मुझे ये सभी ट्रांसलेशन आय के ही है। या बॉय हमने कहा, तो बॉय यानी लड़का, लड़के ने या लड़के को। तो बॉय वॉज हंग्री, लड़का भूखा था। बॉय लॉस्ट द बुक। अब बॉय लॉस्ट द बुक, जनरली इसके सामने द लगता है, द बॉय लॉस्ट द बुक, लेकिन खैर समझने के लिए बॉय लॉस्ट द बुक यानी लड़के ने किताब खोई या खो दी। बॉय नीड्स रेस्ट। अब यहां लड़के को आ जाएगा, लड़के को आराम की जरूरत है। उसी प्रकार नाउन कई बार वर्ब के तुरंत बाद में आता है। नाउन जब शुरू में आता है तो वर्ब से पहले आता है अंग्रेजी के सेंटेंस में, और अंग्रेजी के ही सेंटेंस में जैसे नाउन जो है वो अगर वर्ब के बाद आता है तो वो जनरली वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और जब वो ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब देखिए, केस ये जनरली जो प्रोनाउंस होते हैं वो बदलते हैं। बाकी जैसे राम का ऑब्जेक्टिव केस भी राम रहेगा, बॉय का बॉय ही रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि प्रोनाउन के बदलते हैं, जैसे आय के लिए मी हो जाता है, मुझे या मुझको। तो मी यानी मुझे, यू यानी तुम्हें, देम यानी उन्हें, हिम या हर यानी उसे, लड़की या लड़का जो भी है, बॉय यानी लड़के को। आई सॉ ए बॉय यानी मैंने लड़के को देखा। यहां पर चूंकि वर्ब के बाद में ये बॉय आया है तो ये उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और इसकी ऑब्जेक्टिव केस बॉय की बॉय ही होती है, कॉमन नाउन की। फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड यू, उसने तुम्हें बुलाया। ही कॉल्ड देम, उसने उन्हें बुलाया। ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया, किसी दूसरे व्यक्ति को, या हर लड़की को। या ही कॉल्ड द बॉय यानी उसने लड़के को बुलाया। ये सारे यहां पर कॉल्ड के बाद आने वाले जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो प्रोनाउन खाली बदलते हैं। शी टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, उसने आज सुबह मुझे बताया। बताया भी कह सकते हो, बताया था भी कह सकते हो। अब यहां देखिए कैसा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब ये ऑर्डर है आपके अंग्रेजी में, और हिंदी में चेंज हो गया। दूसरी चीज ध्यान रखने की है कि जो एडजेक्टिव होता है उसकी शक्ल कई बार हिंदी में बदल जाती है। जैसे वह अच्छा है, लेकिन बहुतों की बात करना हो तो हम बोलते हैं वे अच्छे हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां लिखा है वह अंधा है, ही इज ब्लाइंड। वे अंधे थे बहुत से लोग, दे आर ब्लाइंड। यहां दे आर ब्लाइंड्स वगैरह ऐसा कुछ उसका प्लूरल नहीं होता है। दूसरी चीज, जेंडर जब चेंज होता है तो उसमें वर्ब की शक्ल नहीं बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, लड़का जाता है हम कहते हैं,
बॉय गोज लड़का जाता है, लड़की जाती है गर्ल गोज। इसमें कोई शक्ल नहीं बदल रही है इसकी, ये ध्यान में रखिए कि भाई गो के जगह पे कुछ अलग आ रहा हो। देखिए हमें पता है कि हिंदी में सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, उसके बाद नाउन या कोई एडजेक्टिव आता है और लास्ट में वर्ब आता है। अंग्रेजी में शुरू में सब्जेक्ट आता है हिंदी के समान ही, लेकिन उसके इमीडिएट बाद एक वर्ब आता है, फिर नाउन और एडजेक्टिव दोनों में से कोई एक, और आखिर में एडवर्ब आता है। तो ये एडवर्ब की पोजीशन और वर्ब की पोजीशन क्रॉस हो रही है, बाकी नाउन और एडजेक्टिव अपनी जगह है तीसरे नंबर पर। होता यह है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि ये एक एक वर्ड के ही ये सारी चीजें हो। जैसे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप जानते हैं कि नाउन होता है, तो सब्जेक्ट के अंदर नाउन अकेला ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी नाउन फ्रेज भी आ जाती है। एडवर्ब के स्थान पर एडवर्ब फ्रेज आ सकती है, फिर उसके बाद जो नाउन और एडजेक्टिव आ रहे हैं उनकी भी फ्रेजेस आ सकती है, और वर्ब में भी फ्रेजेस आ सकती है, वर्ब की फ्रेज। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन फ्रेज आ सकती है, वर्ब फ्रेज आ सकती है, उसके बाद फिर नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज आ सकती है, और लास्ट में एडवर्ब फ्रेज आ सकती है। अब ये फ्रेज क्या है? फ्रेज दो तीन शब्दों का समूह है। अगर वो नाउन फ्रेज है तो वो दो तीन शब्दों का समूह नाउन का ही काम कर रहा है, यानी वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी चीज का नाम बताएगी, वो दो तीन शब्दों का जो ग्रुप है वो। वर्ब फ्रेज में भी वही बात है कि वो वर्ब का काम करेगी। आखिरी में जो एडवर्ब फ्रेज आ रही है वो भी एडवर्ब फ्रेज दो तीन शब्दों का समूह रहेगा, लेकिन वो एडवर्ब का काम करेगा। वो बताएगा कि क्रिया कहां हो रही, कब हो रही, क्यों हो रही, कब से हो रही। अब देखिए, जैसे ये एक सेंटेंस है हिंदी का, राम कल क्रिकेट खेला। हम ये भी कह सकते हैं कि राम ने कल क्रिकेट खेला या राम कल क्रिकेट खेला। तो अगेन राम नाउन है, सब्जेक्ट शुरू में आया, कल एडवर्ब, फिर नाउन एक क्रिकेट आया, और फिर खेला एक वर्ब आ गया। इसका ट्रांसलेशन अगर हमने किया है तो अंग्रेजी में सबसे पहले राम नाउन, उसके बाद वर्ब, खेला का ट्रांसलेशन प्लेड, क्रिकेट, और यस्टरडे आखिर में एडवर्ब। अब यहां देखिए एक एक शब्द वाली बात है, एडवर्ब में भी एक शब्द है, नाउन में भी एक शब्द है। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो कि तुम्हारी मां का भाई तुम्हारा मामा लगता है, यहां बात हो रही है तुम्हारे मदर के भाई के बारे में, तुम्हारी मां के भाई के बारे में बात हो रही है। भाई ये पूरी एक फ्रेज है जो कि नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ रही है, नाउन के स्थान पर आ रही है। एक शब्द जो नाउन का आता है उसके स्थान पर इतनी लंबी फ्रेज आ रही है, तो ये कहलाती है फ्रेज। अब इसका हमको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो योर मदर्स ब्रदर या ब्रदर ऑफ योर मदर, इस ढंग से इसका ट्रांसलेशन होगा। तो जब भी हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इस पूरी फ्रेज का ट्रांसलेशन जैसे भी होता है उस प्रकार से होगा। योर मदर्स ब्रदर, तुम्हारी माताजी का भाई, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। इज योर मामा या मैटरनल अंकल। तो ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज को हम फ्रेज के हिसाब से ही ट्रांसलेट करते हैं। इसमें कैसे ट्रांसलेशन करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। वह खुश लगता है, वह खुश लगता है, तो उसका ट्रांसलेशन ही सीम्स टू बी हैप्पी, ऐसा लगता है कि वो खुश है। अब ये खुश के जगह पर अगर मैं एक, ये चूंकि खुश एक एडजेक्टिव है, उसकी जगह एक एडजेक्टिव फ्रेज डाल दूं, वह अच्छे मूड में लगता है, तो इसका ट्रांसलेशन ही सीम्स टू बी इन गुड मूड। अच्छे मूड में का ट्रांसलेशन पहले इन, और फिर अच्छा मूड का ट्रांसलेशन गुड मूड। तो ही सीम्स टू बी इन गुड मूड। अब ये हैप्पी के जगह पर हमने इन गुड मूड ये एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है। अब ये हैप्पी भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इन गुड मूड ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जैसा हैप्पी एडजेक्टिव वैसे ही इन गुड मूड ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। वह बेकार है, ही इज यूजलेस, वह किसी काम का नहीं है। अब बेकार की जगह हमने किसी काम का नहीं ऐसा लगा दिया।
वो किसी काम का नहीं है, तो ही इज यूजलेस की जगह ही इज ऑफ नो यूज। तो ऑफ नो यूज जो है वो एक फ्रेज हो गई। अब देखिए, हमने जाना है कि सब्जेक्ट के अंदर नाउन होता ही होता है। जब वो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का तब भी नाउन आता है। तो नाउन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउन क्या है, इसको थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। टेंजिबल ऑब्जेक्ट और इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, व्यक्ति और स्थान, ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अपने सेंसेस से जिसको अनुभव कर सकते हैं। इनटेंजिबल यानी जिन्हें हम अपने सेंसेस से नहीं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नहीं है, इसके अलावा जिसका भी नाम हो। तो तमाम किस्म के नाउन होते। और नाउन को पता करना हो तो वर्ब को पूछो, क्या, कौन, किसे। ये वर्ब को जब पूछने के बाद में जो सवाल के जवाब आते हैं वो जनरली नाउन होता है। तो तमाम किस्म के नाउन कौन से हैं? जैसे राम है, अमन है, प्रॉपर नाउन। गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, लॉयर, ये सब कॉमन नाउन कहलाते हैं। टीम, कमिटी, फैमिली, ये कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, प्लास्टिक, ये मटेरियल नाउन कहलाते हैं। टेबल, टेलीविजन, ये सारे भी कॉमन नाउन है। चाइल्डहुड, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये टेंजिबल नहीं है, इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी कल्पना कर सकते, इसको महसूस कर सकते, इसका एहसास कर सकते। इंडिया, चाइना, ये सारे प्लेसेस के नाम हैं। फ्रेंडशिप, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम, वर्क, नॉलेज, ये सारे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम जानते हैं। इसके सेंटेंसेस देख लीजिए। राम लाइक्स टी, राम को चाय पसंद है। वर्क इज वर्शिप। अब वर्क और वर्शिप ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टीम वन, टीम जीत गई। गोल्ड इज एक्सपेंसिव। फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट। अब फ्रीडम ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। प्रोनाउन भी नाउन का एक प्रकार है, ये समझ लीजिए। और ये नाउन के बदले आता है, बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना पड़े। देखिए, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको हम फिर से तफसील में पढ़ने वाले, मैं जस्ट यहां इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं ये जब ऑब्जेक्ट बनते तो ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। आई, वी, ही, शी, इट, दे, मी, दिस, दैट, दोज, देम, ये सारे प्रोनाउन है। माई सेल्फ, माइन, ऑल दीज आर प्रोनाउंस। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। दिस इज फेयर, ये ठीक है, सही है। आई लुक्ड माई सेल्फ इन टू द मिरर, मैंने अपने आप को शीशे में देखा। तो ये सारे माई सेल्फ, आई, दैट, ये सब प्रोनाउंस है। फिर एक होते हैं वर्बल नाउन। ध्यान रखिए, ये भी नाउन है लेकिन वर्ब से बने हैं। इसमें क्या होता है कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और टू इन्फिनेटिव फॉर्म, यानी टू लगा दो वर्ब के आगे, टू गो, टू सिंग, टू डांस, टू प्ले, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग वगैरह। जैसे टू प्ले यानी खेलना, खेलने की क्रिया का नाम है ये। तो टू प्ले यानी खेलना, टू सिंग यानी गाना। हालांकि टू प्ले के कई और अर्थ है, खेलने का वगैरह, लेकिन हमें जिससे मतलब है अभी वो एक अर्थ है टू प्ले यानी खेलना। तो टू प्ले यानी खेलना, टू सिंग यानी गाना, टू बी यानी होना, टू स्लीप यानी सोना। तो ये क्रिया का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं क्या चाहता हूं। आई वॉन्ट टी की जगह हमने लिख दिया आई वॉन्ट टू स्लीप। तो टी, टू स्लीप, ये भी एक ऑब्जेक्ट जैसा ही हो गया। तो ये नाउन ही है, मैं क्या चाहता हूं। क्या, कौन, किसे, इसका जवाब जो होता है वो वर्ब को अगर ये सवाल पूछे जाए कौन, क्या और किसे, तो उसका जो जवाब आता है वो नाउन होता है। तो
क्या मानवीय है? टू एर, गलती करना। आई वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो? मैं सोना चाहता हूं। टू सिंग इन पब्लिक इज डिफिकल्ट। टू सिंग इन पब्लिक, पब्लिक में या लोगों के बीच में गाना गाना मुश्किल होता है। तो क्या मुश्किल होता है भाई? गाना गाना। टू सिंग, ये फिर नाउन हो गया, वर्बल नाउन। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, स्लीपिंग, बीइंग, ये भी वही काम करते, ये भी नेम ऑफ वर्ब है। जैसे आई लव सिंगिंग। व्हाट डू आई लव, मैं क्या पसंद करता हूं, क्या मुझे बहुत पसंद है? तो मुझे गाना गाना पसंद है। आई लव सिंगिंग। अब चूंकि ये सिंगिंग ये एक है तो वर्ब, तो इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, क्योंकि अंग्रेजी में हमने देखा सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद कोई नाउन आ सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट आ सकता है, या कोई एडजेक्टिव आ सकता है, या एडवर्ब बाद में आ सकता है। तो यहां क्रम वही रहेगा। आई लव सिंगिंग, सिंगिंग के बाद में एक क्या गाना? तो आई लव सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स, मुझे पुराने गाने पसंद है, गाना गाना। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। प्लेइंग यानी खेलना, हम यहाँ प्लेइंग भी कह के काम कर सकते थे। प्लेइंग इज माई हॉबी, खेलना मेरी हॉबी है, मेरा शौक है। लेकिन हम थोड़ा स्पेसिफिक हो रहे हैं कि खेलना, तो क्या खेलना? तो क्रिकेट। अगेन जैसे मैंने बताया, वर्ब के बाद क्रिकेट आएगा। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट प्लेइंग इज माई हॉबी, ऐसा नहीं होगा। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। तो प्लेइंग या प्लेइंग क्रिकेट, ये पूरा के पूरा एक नाउन के रूप में यहां पर आया है सब्जेक्ट में। स्लीपिंग मीन्स लूजिंग, सोना ही खोना है। तो स्लीपिंग और लूजिंग, लूज कर जाना, किसी चीज को खो देना। यहां पर साथियों मैं इसे विराम दे रहा हूं। इसका बचा हुआ हिस्सा हम लोग लेक्चर नंबर 9 में देखेंगे, और ट्रांसलेशन की ट्रिक्स को भी फिर से रिवाइज करेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, और इसके सारे नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त करें। इसे अपने मित्रों तक शेयर करें जिसे आप समझते हैं कि इसका कुछ उपयोग हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।